हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की डेट है 1 अगस्त 2022 और डेली क्विज की क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें इन क्वेश्चन आंसर की फ्रेंड्स, तो आप इनका कंटिन्यू बेसिकली प्रैक्टिस कीजिए। इस डिस्कशन वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो मेंटरशिप का इनिशिएटिव है वो भी कंटिन्यू चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे मेंटरशिप के इनिशिएटिव के लिए, जिसमें आपको होलिस्टिक आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड हेल्प मिलेगी। आप कंटिन्यू टारगेट बेस्ड स्टडी के लिए आपको टारगेट मिलेगा। आप उसके लिए बेसिकली अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी कंटिन्यू और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो डिटेल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन की अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आईआईपी इंडेक्स के बारे में है। ये बेसिकली एनएसओ के ऑफिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर हम एनएसओ की बात करें, एनएसओ बेसिकली इसको है जो बेसिकली मर्ज कर दिया गया था सीएसओ प्लस में एनएसएसओ, इनको मर्ज करके जो नई न्यू ऑफिस क्रिएट की गई थी एनएसओ, उसके बारे में है। उसी इनके द्वारा ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है। जो वेटेज है इसमें कोर 8 जो कोर इंडस्ट्री हैं उनको इसमें रखा गया है, और बेसिकली उनका वेटेज है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कुछ इंडस्ट्री है जिनका वेटेज अधिक है, बेसिकली इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, ए यहाँ पे आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली आप देखें, और अगर हम बात करें इस आईआईपी इंडेक्स के बेस ईयर की, तो बेस ईयर इसका जो बेसिकली 2011 और 12 है। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि बेसिकली आईआईपी इंडेक्स का जो बेस ईयर क्या है। ये आपको बेसिकली जितनी भी जो इंडेक्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हैं उनका जो बेस ईयर है, जैसे अगर हम बात करें सीपीआई की, डब्ल्यूपीआई की या आईआईपी की, तो इनकी इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेस ईयर क्या है इंडेक्स का। क्योंकि बेसिकली जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसमें थोड़ा फैक्चुअल डाटा जो इंट्रोडक्शन टाइप वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। मेंस कम्प्लीटली डिटेल और होलिस्टिक वे में है। अगर हम बात करें कि कोर इंडस्ट्रीज़ की, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, उनका जो वेटेज है वो हाईएस्ट है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रेंड्स, इसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी के बाद में स्टील है, स्टील के बाद में कोल है, स्टील है, और स्टील के बाद में अगर है तो कोल है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी 4 इंडस्ट्री हुई, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल। इसके बाद में 4 और हैं, टोटल 8 कोर इंडस्ट्री हैं। उसके बाद में बात करें तो कोल के बाद में है क्रूड ऑयल, कोल के बाद में है क्रूड ऑयल के बाद में बेसिकली इंडिया क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा बेसिकली इंपोर्ट करता है बाहर से, और रिफाइनरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, क्योंकि रिफाइनिंग जो सिस्टम है इंडिया का वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम कुछ अच्छी रिफाइनरीज़ की बात करें, जैसे जामनगर की रिफाइनरी है, मथुरा के अंदर भी रिफाइनरी है, जिसकी वजह से जो ताज ट्रपोजियम जो क्रिएट किया गया, तो ताजमहल की बिल्डिंग और आसपास के कुछ जो मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, उनको बेसिकली रिफाइनरी के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा था केमिकल की वजह से, और भी बहुत सारे कुछ इशू थे जो 1996 में ताज ट्रपोजियम आया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, हमने जो कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद में स्टील और कोल, उसके बाद में है क्रूड ऑयल के बाद में है नेचुरल गैस फ्रेंड्स, नेचुरल गैस है। उसके बाद में अगर हम बात करें सीमेंट है, और उसके बाद में अगर सबसे जो लोवेस्ट वेटेज दिया गया है वो दिया गया है फर्टिलाइज़र्स को। तो बेसिकली हमारे 8 कोर इंडस्ट्री हैं, हमको पता होना चाहिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, उसके बाद में क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसके बाद में अगर हम बात करें सीमेंट है और फर्टिलाइज़र्स हैं। फ्रेंड्स, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे इनकी लोकेशंस हैं, कहाँ पे इनका जो मैक्सिमम इंडस्ट्री लोकेटेड है इंडिया में। वेस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में है, सदर्न में है, नदर्न में है, सेंट्रल इंडिया में है, कौन से स्टेट के अंदर कौन सी हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम फर्टिलाइज़र की बात करें, अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बेसिकली फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है वो राजस्थान, गुजरात, ये वाले एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की वजह से ये कम्प्लीटली डिपेंड्स होती हैं। जो रॉ मटेरियल है, जो पेट्रोलियम और केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, क्यों नेप्ता का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। राजस्थान में इसके काफ़ी प्लांट्स हैं। इसके अलावा हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कतर से इंपोर्ट किया करते
करते थे। इंडिया ने बेसिकली जो इसका जो एक्सपोर्ट हुआ था ब्लैक मार्केटिंग की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हुआ करता था फर्टिलाइज़र का, उसकी वजह से इंडिया ने नीम कोटिंग उसके ऊपर स्टार्ट की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। हमारे जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र को खेतों में यूज़ कर रहे थे। वो NPK का जो रेशियो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे सोइल हेल्थ कार्ड है उसके अंदर NPK का रेशियो को जो बैलेंस करने के लिए जो सोइल हेल्थ कार्ड लाया गया है, तो वहाँ पे जो इम्बैलेंस हो रहा था, इस वजह से जो वेट है जो बेसिकली पैकेट है उसका जो वेट था वो 50 किलो था, उसको कम करके 45 किलो किया गया। इसके अलावा अब इसके ऊपर सीलिंग लगाने की बात की जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है बहुत सारी रिपोर्ट्स में कि जो फर्टिलाइज़र्स के ऊपर सीलिंग लगाई जाए। सोइल हेल्थ कार्ड में जो रिपोर्ट मिलती है उसी के अकॉर्डिंग इनको फर्टिलाइज़र किसी भी किसान को दिया जाए। तो इस वजह और फर्टिलाइज़र कंटिन्यू न्यूज़ में होती है, तो सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बेसिकली सीमेंट्स के प्लांट हैं, जैसे नींबा हेड़ा और ऐसे जो काफ़ी प्लांट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द IIP इंडेक्स के बारे में था। ये बेसिकली इंटरलिंक करके हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। IIP इंडेक्स जो NSO के द्वारा है और इसका कोर इंडस्ट्री में इक्वल नहीं है फ्रेंड्स, अनइक्वल है। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट को है, सबसे कम फर्टिलाइज़र को है, तो ओनली ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात है। तो फ्रेंड्स 2000 के अंदर में एक समिट होती है सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग वही इलाका है जहाँ पे एक बार टाइगर से रिलेटेड भी समिट होती है, सेंट पीटर्सबर्ग समिट बोलते हैं जिसको। वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए TX2 का जो एक कॉन्सेप्ट आया था, TX2 ये आपको पता होना चाहिए, जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करने से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बेसिकली समिट होती है वहाँ पे इंडिया, ईरान और रसिया, ये 3 कंट्री हैं, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करने से रिलेटेड ये समिट है। इसके बाद में बहुत सारे मेंबर्स कंट्रीज जो इसको ज्वाइन करते हैं। तो बेसिक फाउंडर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। अगर बात करें, इंडिया है, ईरान है और रसिया है। इंडिया, ईरान और फ्रेंड्स रसिया, ये इसके बेसिक फाउंडर कंट्रीज़ हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ये समिट हुई थी। उसके बाद में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ लॉन्च करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के द्वारा 2012 के अंदर में, 2012 के अंदर में सेंट्रल एशिया की हमारी जो पॉलिसी है, कनेक्ट द सेंट्रल एशिया, कि सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होती हैं बेसिकली, जैसे पहले हमारी लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी थी, 2014 में उसको चेंज करके किया गया लुक एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी बेसिकली लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स ये हमको पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी बार जो इंटरव्यू में जो PSIR से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं या कोई ऐसे इंटरलिंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया तो उनसे पूछ लिया जाता है कि जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं उनसे कनेक्टिविटी को इंडिया के इंक्रीज करने के लिए बेसिकली क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो इसमें एक इनिशिएटिव ये भी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो बेसिकली 2012 के अंदर पॉलिसी लॉन्च की, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है। इसके अलावा 2015 के अंदर जो इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया, जिन 5 लैंडलॉक कंट्रीज़ को जो हम एक्सटेंडेड एशिया के अंदर हम जिनको मानते हैं, वहाँ पे विजिट किया गया। और कंटिन्यू उसके बाद में वहाँ से हम जो हमारा जो लिंकेज है, कनेक्शन है, वो इंक्रीज हुआ है। बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स हमने देखे, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा, जब भी कोई क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कंट्रीज़ का, तो यहाँ पे कोई इन क्वेश्चंस के अंदर एक लूप होल होता है। अगर आप क्वेश्चंस को केयरफुली वे में देखो, जैसे आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, अर्जेंटीना का यहाँ पे एक्सप्लेन है। अर्जेंटीना बेसिकली आपको पता होना चाहिए लैटिन अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट वहाँ का कंट्री है, तो अर्जेंटीना तो यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड ऑप्शन में भी मेंशन किया गया है। फोर्थ इज द करेक्ट, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, कजाकिस्तान है और इसके अलावा टर्की है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम एक बार देखते हैं फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से रिलेटेड हैं। इंडिया, ईरान और रसिया इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। इंडिया, ईरान और रसिया ये इसके बेसिकली फाउंडिंग मेंबर हैं, ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें, बेलारूस है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन और बुल्गारिया वो बेसिकली ऑब्जर्वर स्टेटस है।
और अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया के जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बेसिकली तुर्कमेनिस्तान अभी प्रेजेंटली फॉर्मल मेंबर नहीं बना है इसका। तुर्कमेनिस्तान जो कैस्पियन सी से भी बाउंड्री टच करता है, और तापी पाइपलाइन जो इंडिया की आ रही है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो वहाँ भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कैस्पियन सी जो इंपॉर्टेंट एक सी है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो तुर्कमेनिस्तान एक्चुअली में इसका मेंबर नहीं है, अभी फॉर्मल मेंबर नहीं है। तो आपको यहाँ पे आंसर जो होगा बेसिकली डी होगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो कंट्रीज़ हैं जो मैच हो रहे हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान एंड टर्की, यहाँ पे आंसर होगा। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया लास्ट ईयर जो कन्फ्लिक्ट की वजह से भी न्यूज़ में थे, तो नागोर्नो कराबाख वाला जो एरिया है उसकी वजह से भी न्यूज़ के अंदर में थे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आसिया बीबी का जो केस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। बेसिकली फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, और हमारे बेसिकली 295 का आज एक आर्टिकल था जो न्यूज़ के अंदर में था, उसी की वजह से IPC 295, सॉरी आर्टिकल नहीं, IPC 295 जो ब्लास्फेमिंग से रिलेटेड, जो किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा किसी रिलीजन की जो सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट किया जाए, तो ब्लास्फेमी से रिलेटेड है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल केस है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। आसिया बीबी केस के द्वारा बेसिकली जो वहाँ के कोर्ट के द्वारा तो बेसिकली इनको रिलीज़ कर दिया गया है, बट उसके बाद में कंटिन्यू वहाँ पे जिन्होंने भी आसिया बीबी के रिलीज से रिलेटेड बोला, एक गवर्नर थे उनके भी जो मर्डर कर दिया गया था उसी के जो बॉडीगार्ड के द्वारा। तो बेसिकली वो शो करता है कि जो कितना रिलीजियस लाइन पे जो कंट्री है वो डिवाइड है, और कोई भी कंट्री इतना रिलीजियस लाइन के ऊपर डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर सेक्युलर कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली पॉजिटिव कोनोटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे शो किया गया है कि सर्वधर्म समभाव, कि सभी रिलीजन सेम है और सभी रिलीजन्स के द्वारा स्टेट के द्वारा जो बेसिकली सब्सिडी दी जाती हैं, फंडिंग की जाती हैं। तो बेसिकली ब्लास्फेमी से रिलेटेड है, और इस केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इस केस के बारे में रीड कीजिए। सबसे IPC 295 का जो बेसिकली IPC 295 भी न्यूज़ के अंदर आया है इंडिया में, तो इस केस से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो काफ़ी फेमस केस हुआ था ब्लास्फेमी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो क्यों चूज़ किया गया। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो एक नॉमिनल पोजीशन है प्रेसिडेंट की, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, जो फ्रेमर्स हैं, उन्होंने सोचा कि जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो एक नॉमिनल है, और उसका अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन रखते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो कंप्लीट जो पावर हैं वो तो हाथ में रहेंगी प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने। और अगर हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट वे में रखेंगे और जो इलेक्ट होकर आएंगे और उसके बाद में पावर नहीं होगी जस्ट एज ए नॉमिनल हेड बनने के लिए, तो वहाँ पे बेसिकली इस वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इस वजह से हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा था। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स नहीं चाहते थे कि मनी का और टाइम का वेस्ट हो कंट्री का फॉर जस्ट नॉमिनल पोस्ट के लिए। प्रेशर ऑफ कॉमनवेल्थ हो नहीं सकता। कॉमनवेल्थ बेसिकली इंडिया ने इसलिए ज्वाइन किया था कि वहाँ की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और सॉवरेनिटी का आपको पता ही होगा, जो हमने रीड किया है, सॉवरेनिटी इज लाइक द वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर, नोबडी कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बोला है कि जो कैपिटल ऑफ मुग़ल एम्पायर की है वो सिकंदरा थी, नियर द आगरा। बेसिकली जो मुग़ल एम्पायर की जो कैपिटल्स हैं वो आगरा और दिल्ली रही हैं। दिल्ली जो जिन्होंने ट्रांसफ़र किया वो बेसिकली शाहजहाँ थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टॉम्स आर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल्स लोकेटेड इन इंडिया ओनली, तो बेसिकली इंडिया में नहीं है। जैसे हम जहांगीर के टॉम की बात करें, जहांगीर का जो टॉम है वो बेसिकली लाहौर में लोकेटेड है, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि टॉम्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। जैसे अकबर का जो टॉम है वो बेसिकली सिकंदरा के अंदर लोकेटेड है, नियर द आगरा, अकबर का जो टॉम था। जहांगीर का लाहौर के अंदर था। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि शाहजहाँ का जो टॉम है वो ताजमहल के अंदर था, और जो ताजमहल के अंदर लोकेटेड था। औरंगजेब का जो टॉम है वो बेसिकली औरंगाबाद जो डेक्कन में एरिया है वहाँ पे लोकेटेड था। और इसके अलावा अगर हम मुगल्स की बात करें, 1526 के अंदर बाबर यहाँ पे आते हैं, मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद में कंटिन्यू इनके किंग्स आते हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, और उसके बाद में जो
कम्प्लीटली जो लेटर मुगल्स हैं वो इतने इफ़ेक्टिव किंग्स के रूप में इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं खुद को। फ़ारूक सियार भी आएंगे, शाही आलम भी आएंगे, जिनको बोला जाता शाही आलम अप टू द शाही पालम। उनके जो दिल्ली में एक एरिया है पालम, वहाँ तक उनका राज हुआ करता था बेसिकली। अब 1857 तक तो ऐसा होगा कि जो बहादुर शाह जफ़र है उनका राज है, बेसिकली जो रेड फोर्ट है उस वहाँ तक ही उनका राज हो पाएगा, उसके बारे में उनके कोई पावर नहीं होती थी मैक्सिममली। तो फ्रेंड्स ऐसे हमको पता होना चाहिए कि कौन से किंग्स हैं कौन से टाइम में आए। और अगर हम बात करें तो इनकी कैपिटल जो दिल्ली एंड आगरा हुआ करती थी, तो सिकंदरा इनकी कैपिटल नहीं थी। सिकंदरा अकबर का टॉम था। अकबर के लिए काफ़ी वहाँ पे आपको मोन्यूमेंट्स भी हैं अगर आप कभी सिकंदरा विजिट करते हो, आगरा के पास ही लोकेटेड है। दूसरा इसमें बताया कि ओनली इंडिया में है, तो इंडिया में भी नहीं है, तो यहाँ पे डी आंसर होगा फ्रेंड्स, कि कोई भी इनमें करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिलती है उसके बारे में आप नोट डाउन कीजिए अपने बुक में। और अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच।